नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की कृषि यात्रा की। एक ऐसी कहानी जो इंद्रधनुष के रंगों से सजी है। ये सिर्फ फसलों की कहानी नहीं है, बल्कि उन क्रांतियों की है जिन्होंने करोड़ों लोगों का पेट भरा और देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी। पर सवाल ये उठता है कि हरा, सफेद, नीला, इन रंगों का 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट भरने से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि यहाँ हर रंग एक मिशन है, एक लक्ष्य है और भारत के इतिहास का एक बहुत जरूरी पन्ना भी। तो चलिए इस कृषि इंद्रधनुष को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये दशकों तक चली कई कोशिशों का नतीजा है। हर क्रांति एक खास मकसद से शुरू हुई थी और ये सब मिलकर भारत की खाद्य सुरक्षा की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझा रही थी, टुकड़ा दर टुकड़ा। तो कहानी की शुरुआत होती है सबसे बुनियादी चुनौती से, भूख को हराना। 1960 के दशक में भारत खाने की जबरदस्त कमी से जूझ रहा था। मिशन बिल्कुल साफ था, लेकिन बहुत बड़ा, इतना अनाज उगाना कि हर भारतीय को खाना मिल सके। और इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए मैदान में एक साथ 2 क्रांतियां उतरी। पहली थी धूसर यानी ग्रे रेवोल्यूशन, जिसका फोकस था उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़ाना। और दूसरी थी हमारी जानी मानी हरित क्रांति, जिसने सीधे अनाज उत्पादन पर ध्यान दिया। इन्हीं दोनों ने मिलकर आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों क्रांतियां एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर थीं। धूसर क्रांति ने खेतों के लिए जरूरी फर्टिलाइजर मतलब इनपुट तैयार किया, और इसी इनपुट के दम पर हरित क्रांति की ज्यादा पैदावार वाली गेहूं और चावल की फसलें कामयाब हुईं, जिससे हमें आउटकम के तौर पर बम्पर पैदावार मिली। एक के बिना दूसरा अधूरा था। और इस पूरे राष्ट्रीय मिशन के पीछे जो चेहरा था वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। उनके विजन ने ही हरित क्रांति को हकीकत बनाया और भारत को अनाज की कमी वाले देश से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदल दिया। तो जब देश में अनाज की कमी पूरी हो गई तो अगला कदम था पोषण पर ध्यान देना। अब लक्ष्य सिर्फ पेट भरना नहीं था, बल्कि थाली में प्रोटीन और वैरायटी लाना था। ये सिर्फ जीने से बेहतर जीने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। 70 और 80 के दशक में तो जैसे क्रांतियों की बाढ़ आ गई। श्वेत क्रांति से दूध उत्पादन बढ़ा, रजत क्रांति ने अंडे, नीली क्रांति ने मछली, लाल क्रांति ने मांस और टमाटर, और पीली क्रांति ने खाने के तेल की कमी को पूरा किया। इन सब ने मिलकर भारतीय खाने को पहले से कहीं ज्यादा पौष्टिक और बेहतर बनाया। इस बदलाव के पीछे भी कुछ कमाल के लोग थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है, उन्होंने डेयरी उद्योग की काया ही पलट दी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अरुण कृष्णन ने मछली उत्पादन को बढ़ाकर नीली क्रांति को लीड किया। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। 90 के दशक तक आते आते खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं रह गई थी। अब फोकस खाने से हटकर व्यापार पर शिफ्ट हो गया। कृषि अब देश के औद्योगिक विकास और एक्सपोर्ट का एक ताकतवर इंजन बन रही थी। इस दौर में कई नई तरह की क्रांतियां हुईं। जैसे स्वर्ण क्रांति ने फलों और शहद को बढ़ावा दिया, तो गोल्डन और सिल्वर फाइबर क्रांतियों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जूट और कपास की पैदावार बढ़ाई। इतना ही नहीं, भूरी क्रांति लेदर उद्योग के लिए और काली क्रांति ईंधन के लिए इथेनॉल बनाने पर फोकस कर रही थी। मतलब अब खेत सीधे फैक्ट्रियों से जुड़ गए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है स्वर्ण क्रांति। 1991 से 2003 के बीच इस क्रांति ने भारत को बागवानी, खासकर फलों और शहद उत्पादन में दुनिया की एक बड़ी शक्ति बना दिया। और इसका श्रेय जाता है निपक्ष तुतेज को, जिन्होंने इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और ये सफर हमें आज के दौर में ले आता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज भारतीय कृषि के सामने नई और शायद पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल चुनौतियां हैं, जिनके लिए नए तरह के समाधान चाहिए। आज की सबसे बड़ी दुविधा 2 विचारों के बीच संतुलन बनाने की है। एक तरफ है प्रोटीन क्रांति, जो बढ़ती आबादी की मांग को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पर जोर देती है। तो दूसरी तरफ है सदाबहार क्रांति, जो पर्यावरण को बचाते हुए सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देती है। और यहीं पे कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने दशकों पहले हरित क्रांति की शुरुआत की थी, आज एक सदाबहार यानी एवरग्रीन भविष्य की वकालत कर रहे हैं। ये दिखाता है कि समय के साथ प्राथमिकताएं कैसे बदल जाती हैं। तो हमने देखा कि भारत की कृषि यात्रा चुनौतियों और जीतों की एक रंगीन दास्तान है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इन सभी इंद्रधनुषी क्रांतियों के बाद क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी
और दुनिया की बदलती ज़रूरतों के इस दौर में भारतीय खेतों के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?